So, we were studying the rules of binomial nomenclature. Now, the rules of binomial nomenclature के अंदर जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था वो था रूल ऑफ वैलिडिटी. नाउ रूल ऑफ वैलिडिटी या मान्यता या वैधता का जो नियम हमने स्टडी किया, उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे रूल आता है वो है रूल ऑफ इफेक्टिविटी यानी कि प्रभाविता का नियम. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इफेक्टिविटी या प्रभाविता का नियम के अनुसार उस वानस्पतिक साहित्य तथा नामकरण को इफेक्टिव या प्रभावी माना जाता है जो सामान्य वनस्पतिज्ञों के मध्य उस संदेश को प्रेषित करने में सफल रहे जिसके लिए इसे प्रकाशित किया गया है. यानी कि उस बॉटनिकल लिटरेचर या उस नोमेनक्लेचर को इफेक्टिव हम मानेंगे. हमने सपोज कीजिए कोई प्लांट स्पीसीज हमने न्यूली फाउंड प्लांट स्पीसीज प्राप्त की जिसके अंदर हमने बॉटनिकल लिटरेचर या उसको नोमेनक्लेचर या उसका नामकरण किया, तो हम उस न्यूली फॉर्म्ड प्लांट स्पीसीज के उस नाम को इफेक्टिव मानेंगे. उस बॉटनिकल लिटरेचर जिसमें हमने उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिश कराई है उसको इफेक्टिव मानेंगे, जो कि सामान्य वनस्पतिज्ञों के बीच में जो टैक्सोनोमिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, उनके बीच में उस मैसेज को प्रेषित करने में यानी कि ट्रांसफर करने में, स्प्रेड करने में सफल रहे, जिसके लिए इसे पब्लिश किया गया है. ठीक है. नाउ हमारा जो पब्लिकेशन है जिसके अंदर हमने किसी प्लांट के नाम को, नोमेनक्लेचर को या उसकी बॉटनिकल लिटरेचर की इंफॉर्मेशन दी है, हम इफेक्टिव कब मानेंगे, है ना. तो वो नाम इफेक्टिव हो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है. जैसे कि पहला, जो भी प्रकाशित सामग्री है उसका पुस्तकालय में, शोध प्रयोगशालाओं में और वनस्पतिज्ञों में व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए. यानी जो भी हमें मटेरियल पब्लिश कराना है या पब्लिश्ड मटेरियल जो हमारा है वो लाइब्रेरीज के अंदर, रिसर्च लैबोरेटरीज के अंदर और साइंटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट के अंदर या टैक्सोनॉमिस्ट के बीच में उसका ब्रॉड स्केल पर प्रसार या स्प्रेड किया जाए. ये पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज, केवल सेमिनार्स में या विज्ञान कांग्रेस या साइंस कांग्रेस में या मीटिंग्स में प्रकाशन संबंधी घोषणा को उद्घोषित करने मात्र से ये प्रभावी नहीं माना जाएगा. ठीक है. हमें कोई चीज़ पब्लिश करानी है, हमने उससे रिलेटेड जो हमारी इंफॉर्मेशन है या जो घोषणा हमको करनी है उससे रिलेटेड उसको किसी सेमिनार में जाकर के बोल दिया या किसी साइंस कांग्रेस में जाकर के बोल दिया या किसी मीटिंग में हमने जाकर के बोल दिया, तो इस केस में हम उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव नहीं मानेंगे. नेक्स्ट इज, न्यूली फॉर्म्ड प्लांट स्पीसीज को किसी गमले में लगा करके, किसी उद्यान में, गार्डन में लगा करके या किसी पब्लिक प्लेस पे या सार्वजनिक स्थान पर अगर हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो भी ये प्रभावी नहीं माना जाता. ठीक है. नेक्स्ट इज, 1 जनवरी 1953 और उसके पश्चात अगर नई प्लांट स्पीसीज के नाम का प्रकाशन, कोई नई प्लांट स्पीसीज हमने ज्ञात की और उसका प्रकाशन हमने केवल समाचार पत्रों में यानी कि किसी न्यूज़पेपर में या किसी नॉन साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करा दिया तो भी ये प्रभावी नहीं होगा. न्यूज़पेपर के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दे देने से किसी नई प्लांट स्पीसीज की, डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज की, या फिर किसी नॉन साइंटिफिक जर्नल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन दे देने से वो इफेक्टिव की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा. नेक्स्ट इज, जरूरी हो जाता है कि प्रकाशन या पब्लिकेशन जो है वो किसी साइंटिफिक जर्नल या वैज्ञानिक पत्रिका के अंदर ही हो, तभी हम उसको इफेक्टिव की कैटेगरी के अंदर मानते हैं. नेक्स्ट, प्रकाशन को इंडेक्स क्यूएंसिस बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स क्यूएंसिस बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट एंड इंसडॉक, INSDOC, इंसडॉक जैसी संस्थाओं या इंस्टीट्यूशंस को भेजा जाना चाहिए. ठीक है. लास्ट वाले पॉइंट में हमने कहा था कि किसी न्यूज़पेपर में या नॉन साइंटिफिक जर्नल के अंदर छाप देने से वो इंफॉर्मेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी, तो ज़रूरी है कि किसी साइंटिफिक जर्नल में हम उसको पब्लिश कराएं. तो दो चीज़ें हमने इनके अंदर, दो इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया है. पहला तो है इंडेक्स क्यूएंसिस बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट एंड सेकेंड इंस्टीट्यूट इज इंसडॉक. तो यह एक मानवीय इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर हमको किसी भी
इंफॉर्मेशन को पब्लिश कराना ज़रूरी हो जाता है। और लास्ट है, प्रभावी प्रकाशन की तिथि उस दिन को माना जाएगा जिस तिथि को प्रकाशन मुद्रित रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, जब हम उसको मुद्रित रूप में पब्लिश करा देते हैं तो उसी डेट को वो प्रकाशन जो है वो प्रभावी माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट रूल इन बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या प्राथमिकता का सिद्धांत के अनुसार, जब एक ही प्लांट का अलग अलग नामों से वर्णन किया जाता है तो जिस नाम से उसका सर्वप्रथम वर्णन होता है वही नाम मान्य माना जाता है। प्राथमिक नाम को स्वीकार करना ही प्राथमिकता का सिद्धांत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि मान लीजिए कोई प्लांट स्पीसीज है, न्यूली फॉर्म्ड प्लांट स्पीसीज है, न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज है। नाउ कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पे उस प्लांट स्पीसीज को खोजा, एक ही प्लांट स्पीसीज को सपोज कीजिए। नाउ एक साइंटिस्ट ने किसी और जगह पर उसको कुछ और नाम दिया, जबकि किसी दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरे टाइम पे उसी प्लांट को कुछ और नाम दिया। तीसरे साइंटिस्ट ने तीसरी जगह पर उसी प्लांट को कुछ और नाम दिया किसी अलग टाइम पे। ठीक है, सेम प्लांट स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। तो इन दैट केस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से अलग अलग नाम से अगर हम किसी प्लांट स्पीसीज को वर्णन करते हैं तो जिस नाम से उसका सबसे पहले सर्वप्रथम वर्णन या डिस्क्रिप्शन होता है वही नाम उसका वैलिड माना जाता है। ठीक है, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, हम किसको देंगे? सबसे प्रथम नाम को। ठीक है, नाउ ईच टैक्सॉन विद अ गिवन सर्कमस्क्रिप्शन, टैक्सोनॉमिक पोजीशन एंड रैंक कैन बियर ओनली वन वैलिड नेम। ठीक है, किसी भी टैक्सॉन का एक ही वैलिड नेम होगा, द अर्लीस्ट दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जिसने सबसे पहले उसका नाम दिया है वही नाम उसका वैलिड माना जाएगा। नाउ इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और ज्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने प्लांट लिया क्लियोम गायनेंड्रा। ठीक है, नाउ ये जो प्लांट है क्लियोम गायनेंड्रा, दिस प्लांट वॉज फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस इन 1753। सबसे पहले सर्वप्रथम साइंटिस्ट थे लीनियस जिन्होंने क्लियोम गायनेंड्रा को डिस्क्राइब किया। ठीक है, कब किया? 1753 में। नाउ आफ्टर लीनियस ने इसको 1753 में डिस्क्राइब करने के बाद लीनियस ने ही कुछ समय पश्चात इसी प्लांट को क्लियोम पेंटाफाइला नाम से डिस्क्राइब किया, या इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? क्लियोम पेंटाफाइला। कब किया? 1762 में, यानी कि कुछ समय पश्चात, कुछ सालों बाद। नाउ इसके बाद कुछ समय पश्चात डी कैंडोल ने इसी प्लांट को नाम बदल करके गायनड्रोप्सिस पेंटाफाइला इसका नाम रख दिया। कब किया? 1824 में। और एट लास्ट इल्टिस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको वापस से क्लियोम गायनेंड्रा नाम दे दिया 1960 में। नाउ अगर हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का बात करते हैं या हम प्राथमिकता का सिद्धांत की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस वैलिड नेम इस प्लांट का, क्लियोम गायनेंड्रा का, वही होगा जो कि इसको सबसे पहले दिया गया है और जो इसका सबसे पुराना यानी कि सबसे प्रिमिटिव नाम है। ठीक है, और सबसे पहले इसको नाम किसने दिया था? लीनियस ने 1753 में। तो इसका सबसे वैलिड नेम फर्स्ट और प्रिमिटिव वाला माना जाएगा, दैट इज क्लियोम गायनेंड्रा लिन। लिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको लीनियस ने सबसे पहले दिया था। तो साइंटिस्ट का नाम हमने लास्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में लगा दिया है। ठीक है, सो दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा 6th रूल ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है वो है नोमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा, यानी वंश नामों का संरक्षण। सो अकॉर्डिंग टू दिस कुछ ऐसे नाम जो काफी लंबे समय से प्रयोग हो रहे थे, ठीक है, कुछ ऐसे बॉटनिकल नेम जिनको काफी लंबे समय से यूज कर रहे थे, उन्हें
प्राचीनतम नहीं होते हुए भी एक मत से मान लिए गए हैं। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे नाम जिनको काफी लंबे समय से हम प्लांट्स के लिए यूज कर रहे थे, वो हो सकता है कि प्रिमिटिव नहीं थे, सबसे प्रिमिटिव वो नाम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी एक मत से सारे साइंटिस्ट ने उनको मान लिया है एज अ वैलिड नेम। स्टॉकहोम कांग्रेस में वेस्कुलर प्लांट्स के 787 जेनेरिक नेम्स को संरक्षित किया गया था। यह प्राथमिकता के सिद्धांत की सीमा मानी गई थी। नाउ द नेक्स्ट रूल इज लैटिन डायग्नोसिस, लैटिन भाषा निदान। इस रूल के अकॉर्डिंग या इस नियम के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 1955 के बाद किसी भी नए टैक्सोनॉमिक टैक्सॉन या वर्गीकीय वर्ग का वर्णन बिना लैटिन अनुवाद के मान्य नहीं है। ठीक है, यानी कि कंपलसरी कर दिया गया था आफ्टर 1 जनवरी 1955 कि किसी भी टैक्सोनॉमिक टैक्सॉन का डिस्क्रिप्शन अगर लैटिन में ट्रांसलेटेड फॉर्म में नहीं दिया गया है तो उसको लैटिन लैंग्वेज में ना होने पर उसको वैलिड या मान्य नहीं माना जाएगा। इसके पूर्व में यानी कि 1 जनवरी 1955 से पहले किसी भी लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन को स्वीकार कर लिया जाता था। Now the 8th rule of binomial nomenclature is citation of author's name, जिसे ऑथर साइटेशन भी कहते हैं और हिंदी में लेखक नाम संदर्भ के नाम से जाना जाता है। Now according to citation of author's name और author citation, इस रूल के अकॉर्डिंग a name cannot be completed, कोई भी बॉटनिकल नेम तब तक कंप्लीट नहीं होगा विदाउट एन ऑथर्स नेम, जब तक कि उसके अंदर उसका ऑथर का नाम नहीं शामिल हो। द ऑथर्स नेम इज एब्रीविएटेड, ऑथर का जो नाम है वो शॉर्ट में एब्रीविएटेड फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि सपोज कीजिए किसी ऑथर ने जिसने इस प्लांट को डिस्क्राइब किया है उसका नाम बहुत बड़ा है, तो हम प्लांट के नाम के साथ में बॉटनिकल नेम के साथ में उसका इतना लंबा नाम नहीं दे सकते, तो इसीलिए हम ऑथर का नाम जिसने उस प्लांट का नाम दिया है, उसको नोमेनक्लेचर किया है, हम उसको एब्रीविएटेड या शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम के साथ शामिल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लीनियस, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, हम सब जानते हैं लीनियस। लीनियस इज एब्रीविएटेड एज लिन। ठीक है, जब हम किसी बॉटनिकल नाम के साथ में लीनियस का नाम लगाते हैं तो हम पूरा लीनियस ना लिख करके उसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएटेड फॉर्म LINN लिन या फिर कैपिटल L से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमें बेंथम नाम लिखना है तो हम उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में BENTH बेंथ लिखेंगे। हुकर को HOOK हुक से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से रॉक्सबर्ग को ROXB शॉर्ट में लिखा जाता है। लैमार्क को LAMK फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, किसी भी प्लांट का नाम बॉटनिकल नेम कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके साथ में उस ऑथर का नाम ना हो जिसने उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ठीक है, लास्ट में उस ऑथर का नाम होना आवश्यक हो जाता है अगर कोई भी बॉटनिकल नेम हमें कंप्लीट मानना है तो। दूसरी चीज़, ऑथर का नाम जो है वो पूरा ना लिख करके हम एब्रीविएटेड फॉर्म में दे सकते हैं, जब यानी कि हम उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लिन फॉर लीनियस और कैपिटल L फॉर लीनियस, बेंथ फॉर बेंथम, हुक फॉर हुकर, रॉक्स फॉर रॉक्सबर्ग एंड लैम्क फॉर लैमार्क। किसी भी स्तर के टैक्सॉन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम के साथ में लेखक का नाम होना अनिवार्य है इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल्स देकर के हम इसको और ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है लिलिएसी एडेंस। ठीक है, लिलिएसी एडेंस अगर हम लिखते हैं तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इसका अर्थ है लिलिएसी कुल की स्थापना माइकल एडेंसन द्वारा की गई है। ठीक है, ये नाम देख करके ही हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि लिलिएसी तो फैमिली है और इसकी स्थापना किसी साइंटिस्ट ने की है जिनका नाम है, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एडेंस लिखा है, उनका फुल नाम है माइकल एडेंसन। राइट, उसी तरह से सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिया लिलियम लिन, इसका अर्थ है
लिलियम वंश की स्थापना कार्ल्स लिनियस द्वारा की गई है। तो हमने कार्ल्स लिनियस को एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा है LINN। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, लिलियम सुपरबम लिन, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि लिलियम वंश की सुपरबम जाति की स्थापना लिनियस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल दे करके समझा कि हम ऑथर्स का नाम किस तरह से साइट करते हैं या फिर लेखक नाम संदर्भ किसे कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज द रिजेक्शन ऑफ नेम्स या नाम अस्वीकरण। अकॉर्डिंग टू दिस, कोई भी नाम कह सकते हैं या एपिथेट कह सकते हैं, कोई भी नाम केवल इसीलिए अस्वीकृत, परिवर्तित या रूपांतरित नहीं किया जाना चाहिए कि ये अच्छी तरह से चयनित या सिलेक्टेड नहीं है या सहमति के योग्य नहीं है या अन्य नाम इससे ज़्यादा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ठीक है, तो केवल इन वजहों से हम किसी भी नाम को या किसी एपिथेट को रिटार्ड या अस्वीकृत नहीं कर सकते। केवल अवैध या फिर इलेजिटिमेट नाम को ही हम अस्वीकृत कर सकते हैं। कोई भी नाम अवैध कब कहलाएगा या इलेजिटिमेट कब कहलाएगा? पहला, अगर नामकरण पद्धति के अनुसार एक से अधिक नाम किसी प्लांट के हों, यानी कि वो नोमेनक्लेचरली सुपरफ्लुअस कंडीशन में पाया जाए। दूसरा, जब नामकरण निर्दिष्ट धाराओं के अनुरूप, जो हमने धाराएं या एक्ट्स डिसाइड किए हैं नोमेनक्लेचर के लिए, अगर उनके अनुरूप नाम न किया गया हो तो हम उसको रिटार्ड कर सकते हैं। तीसरा, यदि वह बाद का समनाम या होमोनिम हो। ठीक है, अब होमोनिम किसे कहते हैं? एक ही नाम का अगर दो विभिन्न जातियों के लिए हम यूज़ करते हैं तो हम उसे होमोनिम कहते हैं, तो उस केस में भी हम इसको रिटार्ड कर सकते हैं। चौथा, अगर यह एक अस्वीकृत करने योग्य वंश नाम यानी कि जेनेरिक नेम हो। ठीक है। पांचवा, यदि स्पेसिफिक नेम ऐसे कार्य में प्रकाशित हुआ हो जिसमें पूर्ण रूप से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का अनुसरण नहीं किया गया हो, तब भी हम इसको रिटार्ड कर सकते हैं। सिक्स्थ, यदि यह टोटोनिम, जिसे हम कहते हैं पुनर्नाम हो, वंश नामों की जो पुनरावृत्ति होती है उसको टोटोनिम कहते हैं, तो इन दैट केस भी हम उसको रिटार्ड कर सकते हैं। नाउ द रूल्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ नेम्स। ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम नेम्स को रिजेक्ट कर सकते हैं? पहला, नोमेन न्यूडम, यानी कि नेम ऑफ प्लांट विदाउट डिस्क्रिप्शन, विदाउट टाइपिफिकेशन एंड लैटिन डायग्नोसिस कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है, यानी कि कोई भी नाम प्लांट का जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन ना दिया गया हो, उसका प्रारूप यानी कि टाइपिफिकेशन ना दिया गया हो या उसका लैटिन डायग्नोसिस ना किया गया हो, तो हम उसको इजीली रिटार्ड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टोटोनिम, जैसे हमने अभी बोला, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में और टोटोनिम के लिए कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर डज नॉट अलाउ टोटोनिम, दैट इज रिपीटिशन ऑफ जेनेरिक नेम्स। जेनेरिक नेम कभी भी यहाँ पर रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, एग्जाम्पल है मेलस मेलस, हम ऐसा कभी नहीं लिखेंगे मेलस मेलस, जेनेरिक नेम को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ पर हम इसको रिटार्ड कंडीशन में इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट इज लेटर होमोनिम। तो इफ अ नेम विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कोई नाम पहले से एग्जिस्ट करता है, इज गिवन टू अनदर टेक्सा, हमने वही नाम जो कि पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने उसे किसी दूसरे टेक्सा को दे दिया वंस अगेन, तो उस केस में दूसरे टेक्सा को जो हमने सेम नाम दिया है यानी कि वो होमोनिम जो है उसको हम इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नोमेन एम्बिगुअम। द नेम इज रिजेक्टेड इफ इट इज यूज्ड इन डिफरेंट सेंस बाय डिफरेंट ऑथर्स। अगर डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट सेंस में एक ही नाम को यूज किया है तब भी हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नोमेन कन्फ्यूजन। अगर नेम में किसी भी तरह का कुछ भी कन्फ्यूजन है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बॉटनिकल नेम कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट इज
नोमेन ड्यूबियम, ड्यूबियस नेम यानी कि विद अनसर्टेन एप्लीकेशन इज ऑल्सो रिजेक्टेड। ठीक है, अगर उसकी एप्लीकेशन हमें ज्ञात नहीं है, अनसर्टेन एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है, तो भी हम उस नाम को रिजेक्ट इजीली कर सकते हैं। सो दीज वर द रूल्स ऑफ बायोनोमिक नोमेनक्लेचर।